कैसे हैं आप लोग। मैं हमारे वीडियो में आप लोगों का सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, इंट्राडे। एंड ये जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ये मेरे फादर हैं, जो 2016 से ऑनलीड्स नाम का एक कंपनी जो है वो चला रहे हैं एंड ऑनलीड्स के हेड है। एंड ये आज आपको बताने वाले हैं कि क्या म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में क्या अंतर है और कौन सा सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप पहले अपने बारे में बताएं, आपका क्या प्लेटफॉर्म है, आप कहाँ से आए हैं और आप पर क्यों लोग ट्रस्ट कर सकते हैं और आपका क्या यहाँ पर काम है, क्या लोगों को मीडियम क्रेडिट करते हैं। थैंक यू मिस्टर आदित्य। बहुत खुशी हो रही है कि आज आप मेरे से ऐसा अच्छा प्लानिंग करके पॉडकास्ट में बुलाए हो, पॉडकास्ट की प्लानिंग किए हो और म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट के लिए जानना चाह रहे हो। ठीक है, गुड। जैसा कि पता है कि मैं 2017 तक इंडियन एयरफोर्स में काम कर रहा था और हालांकि जो शेयर मार्केट से या म्यूचुअल फंड से मैं 2001 से जुड़ा हूँ, लेकिन एज ए प्रोफेशनल मैं 2016 से काम कर रहा हूँ। जो हमारी कंपनी जो बनी है ऑल नीड्स, ये 2016 में बनी है और हमें जितने भी लाइसेंस होता है, जो एनआईएसएम का जो लाइसेंस लेना होता है म्यूचुअल फंड्स के काम करने के लिए या शेयर मार्केट काम करने के लिए, ये सारा चीज़ हमने 2016 में लिया था और तब से हमने ये काम शुरू किया। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे पास 2016 से हैं। जब हमने रिटायरमेंट लिया मार्च 2017 में, उसके बाद अप्रैल से हमने फुल फ्लेज वर्क शुरू कर दिया था इसके बारे में। तो बताओ आप और आगे क्या जानना चाहते हो। मेरा सवाल ये है कि काफ़ी लोग जो हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड ना जाकर ट्रेडिंग में जाते हैं, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, एफ एंड ओ, एंड काफ़ी जगह वो ट्रैप हो जाते हैं। और वो क्यों होते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म ज़्यादा इजी है इसलिए होते हैं, इनको ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है, क्या म्यूचुअल फंड ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, दो लोग इंट्राडे में जाते हैं, शॉर्ट टर्म में जाते हैं। क्या कारण रहा है जो लोग म्यूचुअल फंड में जाते नहीं है। अब क्यों म्यूचुअल फंड को प्रिफर ज्यादा लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है और स्टॉक मार्केट में लोग फंसते हैं और ट्रैप होते हैं। मैं सवाल ये कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट, इन दोनों में सेफेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसमें हम प्रॉफिट बना पाए। एक्सेलेंट क्वेश्चन, सही तुमने क्वेश्चन किया है। देखो होता क्या है कि कोई भी इंसान, हम लोग 5 साल 10 साल पहले स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जानकारी लेते हैं, है ना। पढ़ाई करते हैं, उसके बाद मान लो कोई प्रोफेशनल स्टडी भी कर लेते हैं। अगर मान लो कि कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, तो उसके लिए 2 साल 4 साल 5 साल वहाँ पर्टिकुलर एम जो जाकर के एमबीए कर लेता है या बीटेक करता है, उसमें उनको टाइम लगाता है, तब जाकर के उस फील्ड का एक्सपर्ट बनता है, फिर उनको जॉब लगती है। नॉर्मली ऐसा होता है। बट शेयर मार्केट में डिमैट अकाउंट खोलना, वो फ्रैक्स आज, पहले तो कुछ 5 दिन 7 दिन लगता भी था, 2 दिन लगता भी था अकाउंट ओपन करने में, लेकिन आज के युग में हम इतना फास्ट हो गए हैं कि हम बट मतलब 1 से 2 मिनट में हमारा अकाउंट, डिमैट अकाउंट खुल जाता है अगर हमने सही डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया तो। बट डिमैट अकाउंट खुल गया और आप जो मोस्टली जो इन्वेस्टर्स है 20 से 25 साल के बीच में वो अर्निंग शुरू कर देता है, उनको जॉब कहीं ना कहीं जॉब लग जाती है। तो क्योंकि वो जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपने फील्ड का होता है, वो बीटेक किया है, ग्रेजुएशन किया है या कोई भी फील्ड में, चाहे गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉई है कहीं भी, तो वो उस पर्टिकुलर फील्ड की ट्रेनिंग लिया हुआ। बट उनको शेयर मार्केट्स में कैसे क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए इसकी जानकारी होती नहीं है और वो डिमैट अकाउंट खोलते ही काम उसमें कुछ ना कुछ ट्रेडिंग या कुछ ना कुछ उनको जो शॉर्ट टर्म में जो पैसा बनता है वो उनको कहीं ना कहीं से उनके पास टिप्स आने लग जाता है, कोई ना कोई उनको ट्रिप्स में ट्रैप्स कर देता है। तो मेरा कहना यह है कि आप इन्वेस्टमेंट की अगर प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टर हो, अगर वो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको म्यूचुअल फंड्स को प्रीफर करना चाहिए। एग्जैक्टली समझ में आया, म्यूचुअल फंड्स को हमें प्रीफर करना चाहिए और उसके बाद स्लोली स्लोली उसको शेयर मार्केट्स के बारे में अपने आप को ट्रेंड करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सबसे पहले आज के डेट में जो मैक्सिमम जो मेरे पास इन्वेस्टर्स आते हैं वो क्या करते हैं कि सीधा सीधा फ्यूचर ऑप्शन की बात करने लग जाता है। मैं स्ट्रिक्टली उनको मना करता हूं, लेकिन कुछ गार्जियन जो इस चीज से अवेयर होते हैं वो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करते हैं कि सर ये मेरे बच्चे हैं और इनको आप इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाओ, क्या बेस्ट है वो समझाओ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो 2017-18 से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा वेल्थ बनाया हुआ है, जिनकी बहुत बड़े लाइफ गोल्स है, चाहे वो गाड़ियों के लिए, चाहे बहुत सारे लाइफ गोल्स बना रखा है अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, वो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर रखा है हमारे ही एडवाइजरी के अंडर में। ठीक है, तो
उनको सबसे पहले मेरा कहना है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद स्लोली स्लोली जब उनको शेयर मार्केट के समझ में आ जाए, देन वो फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जब उनको ट्रेंड होने के बाद। अब म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी आपका क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो होता क्या है आदित्य, मैं ये समझाऊं कि म्यूचुअल फंड्स जो होता है, इसमें आपके साथ सबसे पहले आपके पास कोई ना कोई गाइड होता है, एक्सपर्ट होता है। जैसे मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड में लोगों को गाइड करता हूं 2017 से। और जब हम म्यूचुअल फंड्स में हमने मान लिया, पहले आपके नीड को हम समझ लेते हैं कि मान लो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, या शॉर्ट टर्म में आपको कोई बाइक खरीदनी है, या कोई कार खरीदनी है, या घर खरीदनी है, या कोई मैरिड पीपल होते हैं जिनके बच्चे के एजुकेशन या उनके हायर एजुकेशन या बच्चों के मैरिज के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरे पास बोलते हैं नहीं तो मुझे मंथली इनकम चाहिए। ठीक है, तो उसके नीड्स को समझते हम उनको फंड्स बताते हैं कि ये फंड्स आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो जब हमारे थ्रू, सबसे पहले तो हमारा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, 15 से 20 साल का हमारा एक्सपीरियंस है जो हम इससे जुड़े हुए हैं, और पिछले 2-3 साल और अब तो 9 साल हमारा हो चुका है एज ए प्रोफेशनल। मेरे पास कितने हजारों क्लाइंट्स हैं जिनको हम गाइड करते हैं, तो सबसे पहले मेरा ये एक्सपीरियंस हो गया। तो अब आपके एक्सपीरियंस की जगह पे आप अपने फील्ड का एक्सपीरियंस हो, मुझे इस फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो ये बेनिफिट हो जाता है इन्वेस्टर्स को, तो हम उनको सही फंड्स बताते हैं। उसके बाद जो आपका पैसा मान लो किसी भी एएमसी में जाता है, म्यूचुअल फंड्स की कंपनी में जाता है। म्यूचुअल फंड की कंपनी क्या होता है, जितने भी स्टेट बैंक है या आपका एचडीएफसी है, जितने भी बैंक्स हैं, एनबीएफसी है या फॉरेन कंपनीज है, उनके अलग अलग फंड्स है, जैसे डीएसपी हो गया, फ्रैंकलिन हो गया, या टाटा म्यूचुअल फंड्स है, उनकी म्यूचुअल फंड की कंपनी है, उसमें हम प्रीफर करते हैं। उसके बाद उनके हर एक फंड्स के लिए फंड मैनेजर होता है। वो जो फंड मैनेजर होता है वो भी समझो 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस होता है उनको, वो भी आईआईएम एमबीए किया रहता है फाइनेंस में, वो भी कहीं ना कहीं सीएफए होते हैं और सीएफपी होते हैं, कई तरह से उनकी अच्छी खासी एक्सपर्टाइज होती है, उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है एज ए फंड मैनेजर। तो वो आपके जो दिया गया पैसा है, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं मंथली या ऑन टाइम, उस पैसे को शेयर मार्केट में लगाते हैं। अब आप चीज समझ में आ गया होगा कि हमें शेयर मार्केट की जगह पे म्यूचुअल फंड्स को प्रीफर क्यों किया जाए, क्योंकि जो पैसा शेयर मार्केट में जाता है एक्सपर्ट के थ्रू जाता है, इसीलिए वो सुरक्षित होता है और सेफ होता है। तो आपका मतलब ये, जो लोग आपके पास आते हैं एफएंडो पर बात करते हैं, जो एफएंडो सेफ मतलब बिल्कुल भी नहीं है, या एफएंडो करने का कुछ तरीका है जो आपके पास है किसी और के पास नहीं है, या एफएंडो हमें हमेशा करना ही नहीं चाहिए, आपको लोग एफएंडो में जाते क्यों हैं, पहले सवाल तो ये है। दूसरे, जाते हैं तो प्रॉफिट बनाने का तरीका क्या है, या प्रॉफिट बन भी सकता है या नहीं बन सकता। एफएंडो जो आप बता रहे थे कि लोग एफएंडो पर आते हैं, तो एफएंडो अगर आते ही क्यों है, वो जो इतना लॉस है, इतना रिस्क जो आप बता रहे हो। देखो, सबसे बड़ी बात जो आप एफएनडो की बात कर रहे हो, हालांकि हमारा जो आज पोस्टकास्ट है स्पेशली म्यूचुअल फंड्स के लिए है, ठीक है, तो एफएनडो का जो आप बात कर रहे हो उसमें क्या होता है कि उसमें शॉर्ट टर्म मनी दिखता है। बहुत सारे मीडिया में भी या टीवी पे भी कई बार मैंने देखा है, बड़े बड़े टीवी चैनल पे भी वो शॉर्ट टर्म कॉल देते हैं कि आज आप 25 रुपये में खरीदो और ये 2 दिन बाद इसका वैल्यू 80 रुपया हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। तो बच्चे जो होते हैं, यंगस्टर्स जो होते हैं, नॉर्मली इस चीज के रिस्क को नहीं समझते हैं, वो कॉल्स को समझ करके वो जो है वो कॉल अपने आप ले लेते हैं और फिर उनकी एक गलत हैबिट बन जाती है। मान लो अगर मैं इसको सीधी भाषा में समझाऊं कि मान लो आपने अभी जस्ट नया नया ड्राइविंग सीखा है, या आपने जस्ट बाइक खरीदा है और आपके पास हो सकता है लाइसेंस भी नहीं है, मिस आप एक्सपर्ट भी नहीं हो बाइक चलाने में, ठीक है, और आप बाइक खरीदते ही या कोई भी कार खरीदते ही आपने उस कार के स्पीड को, जो नॉर्मल स्पीड अगर 60-70 होता है, आपने 200 और 300 के स्पीड पे ले गए, तो ये समझ लो आपका कार भी एक्सीडेंट करेगा और आपका भी जान खतरा में है। यानी फ्यूचर ऑप्शन एक ऐसा जगह है जहां पे आपके इन्वेस्टमेंट को 200 टाइम्स 300 टाइम्स की मार्जिन मिल जाती है। यानी अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास 1 लाख है, तो वहां पे आपको 5 लाख का चीज आपको 1 लाख में मिल जाता है फ्यूचर में। तो आपको लगता है कि हमारे पास एक मार्जिन मिल गया, हमें ज्यादा अमाउंट मिल गया, हमें ज्यादा प्रॉफिट होता है, बट आपको इन्वेस्टमेंट रिस्क की पता नहीं होता है कि यहाँ पे आपका कैपिटल 5 लाख के हिसाब से आपका कैपिटल रिस्क भी उसमें माइनस होगा। यानी जितना हम प्रॉफिट की चांसेज है उतना ही ज्यादा उसमें रिस्क का चांसेज है। तो लोग ज्यादा प्रॉफिट देखता है, ज्यादा लॉस नहीं देखता है, और अल्टीमेटली वो पैसा डुबा जाता है, डुबा देता है। ठीक है, तो इसीलिए उनको हाई रिस्क में नहीं जाना चाहिए, उन्हें एक मॉडरेट रिस्क में या एक ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां उनको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होना होगा।
क्लियर क्लियर ना? अब मेरा सवाल ये है कि जो म्यूचुअल फंड है सही है, सारे लोग बोलते हैं, क्या म्यूचुअल फंड में कुछ रिस्क है जो आपको देखना चाहिए? क्योंकि म्यूचुअल फंड भी काफी तरीके के हैं, बहुत सारे कंपनी जो म्यूचुअल फंड बेचती है, तो आपसे ही म्यूचुअल फंड क्यों लेना चाहिए? और आप कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा लोगों को प्रेफर करते हो? और म्यूचुअल फंड में इतनी वेराइटीज हैं, तो आपको कैसे पता है कि इसके लिए ये म्यूचुअल फंड सही है और ये म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न देगा? ये मैं जानना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड का काम क्या है, बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, आपने करीब 3 या 4 क्वेश्चन, मुझे लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहली बात कि म्यूचुअल फंड्स जो है, इसका मैं एक साइकिल समझा देता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में जो है ना, जो भी इन्वेस्टर होता है उसका एक पेमेंट का साइकिल बनता है। पेमेंट का साइकिल क्या होता है कि एक इन्वेस्टर है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, जो भी अमाउंट हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपया पर मंथ होता है और लमसम हम 5,000 से कर सकते हैं। मतलब आप मंथली भी इन्वेस्ट कर सकते हो और वन टाइम भी इन्वेस्ट आप कर सकते हो। गुड। तो जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, वो सीधा वो पैसा, चाहे वो बीएससी, जैसे हमारा कंपनी बीएससी से इंटीग्रेटेड है, तो हमारा पैसा बीएससी से जाता है। बट बीएससी में भी जो पैसा का जो गेटवे है, वो इंडियन कैश क्लियरिंग लिमिटेड आईसीसीएल के थ्रू जाता है पैसा। ठीक है, उस गेटवे के थ्रू पैसा सीधे जाता है एएमसी में। राइट, पैसा इन्वेस्टर से एएमसी में चला गया। एएमसी से वही पैसा फंड मैनेजर जो होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट जो फील्ड्स है, जैसे इक्विटी मार्केट हो गया, बॉन्ड्स हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डेट मार्केट हो गया, या फॉरेन कंपनीज हो गया, जो डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, उसमें वो पैसा लगाते हैं। इवन रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। राइट, तो होता क्या है कि, और वहां से जो रिटर्न आता है, मैं इस चीज को क्लियर कर दूं पहले साइकिल को, वहां जो पैसा जनरेट हुआ, जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है, जो भी क्वालिटी, जो भी टोटल उसका प्रिंसिपल ग्रो होता है, वो डायरेक्टली इन्वेस्टर को ही दिया जाता है। मतलब मैं आपको साइकिल बता देता हूं कि इन्वेस्टर, फंड मैनेजर एंड प्रोडक्ट्स एंड फिर इन्वेस्टर, इस बीच में जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी है, ये सारा काम सेबी के गाइडलाइंस में होता है। और एक सर्टेन अमाउंट, फिक्स अमाउंट होता है, फंड मैनेजर को जो फीस होता है वो चला जाता है, और उसी फंड मैनेजर का जो फीस होता है उसी में से एडवाइजर को दिया जाता है। यानी एक फिक्स अमाउंट फंड मैनेजर को जाता है, और जो भी प्रॉफिट अप हो या डाउन हो, जो कुछ भी हो, उस डायरेक्ट इन्वेस्टर को जाता है। मतलब आपका पैसा जो है इन्वेस्टर से फंड मैनेजर, फंड मैनेजर से कंपनी से आपके पास आ जाता है। यानी एडवाइजर जो होते हैं उनके पास आपका पैसा नहीं होता है, आपका सिर्फ डाटा होता है। डाटा से वो आपको गाइड करते हैं, मैनेज करते हैं, और आपको डे टू डे या हैंड होल्ड सपोर्ट देते हैं। तो होता क्या है आदित्य, मैं इसे में समझाऊं कि म्यूचुअल फंड्स इंडिया में कई तरह के होते हैं। जैसे मैं अगर सिंपली बताऊं कि एक होता है, मान लो अगर सिंपल तरीका हम ले तो म्यूचुअल फंड 3 तरह के होता है। एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ठीक, एक होता है डेट म्यूचुअल फंड्स, और एक होता है दोनों का मिक्सअप, कंबाइन। क्या होता है डेब्ट? मतलब हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसमें हम पैसा लगाते हैं। एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो गया जो पूरा पैसा आपको शेयर मार्केट में जाता है, और तीसरा हो गया दोनों का मिक्स। अगर हम इक्विटी बैच हम किसी को इसको डिवाइड करेंगे म्यूचुअल फंड्स को, तो 3 तरह के होता है, एक इक्विटी, एक डेट, और इसका मिक्स। यानी उसको बोलते हैं एडवांस बैलेंस फंड। बैलेंस फंड मतलब होगा कि जिसमें करीब 60% इक्विटी का पार्ट रहेगा, 40% ये डेट का पार्ट रहेगा। दोनों को भी हम से ले सकते हैं। हाँ, जिससे इसमें क्या होगा कि नॉर्मली डेट फंड हम उसको लिया जाता है जो लगता है, जिसको लगता है कि नहीं मार्केट का वॉलिडिटी से वो डर लगता है, और इक्विटी में उसको लिया जाता है, इक्विटी हम इसको प्रीफर करेंगे जो चाहते हैं अच्छा रिटर्न हो। लेकिन जो चाहते हैं कि नहीं मुझे दोनों का रिटर्न हो या कम रिस्क ले, तो वो बैलेंस फंड में जाते हैं। लेकिन अब ये तो 3 हमने बेसिक आपको डिटेल्स बता दिया। उसके अलावा अगर आप इक्विटी फंड्स में जाओगे तो होता है लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। ठीक है, मतलब अब लार्ज कैप फंड है वो बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा लगाता है। एक होता है मिड कैप फंड जो मिडिल लेवल की कंपनी में पैसा लगाता है। स्मॉल कैप फंड जो छोटी छोटी कंपनी में पैसा लगाता है। लेकिन उसी इक्विटी फंड्स में एक और होता है थीमेटिक फंड्स। क्या? थीमेटिक फंड्स। थीमेटिक फंड्स को हम बोलते हैं सेक्टोरल फंड्स, यानी वो पार्टिकुलर सेक्टर्स में पैसा लगाता है। ठीक है, छोटे छोटे जहां जरूरत है, जैसे देख लो आज के डेट में डिफेंस सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न देता जा रहा है, या मान लो एनर्जी सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, या आपको देखोगे कि जो फार्मा सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, वो क्या करते हैं पार्टिकुलर सेक्टर्स में ही पैसा लगाते हैं।
तो ये जो पार्टिकुलर सेक्टर्स वाला जो फंड होता है वो ज्यादा रिस्की होता है, हाई रिस्क होता है। मान लो वो पार्टिकुलर सेक्टर अगर काम नहीं किया तो हो सकता है वो रिटर्न, उसका रिटर्न भी नहीं होगा, वो हो सकता है नेगेटिव में भी चला जाए। लेकिन अगर मान लो जो सेक्टर्स आपने लगाया वो अच्छा काम किया, या उसका फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि बहुत अच्छा मार्केट होना है, तो उससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न जो है, इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न बन जाएगा। तो हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न माना जाता है। उसके बाद एक और फंड होता है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड, ठीक है, मल्टी कैप मतलब हो गया कि एक ही फंड्स, वो एक ही बार आपने इन्वेस्ट किया, वो तीनों में लगाएगा, चाहे वो लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में भी, मिड कैप में। एक फंड्स होता है मल्टी एसेट्स फंड। मल्टी एसेट्स मतलब क्या हो गया कि वो रियल एस्टेट में पैसा लगाएगा, वो इक्विटी में पैसा लगाएगा, गोल्ड सिल्वर में पैसा लगाएगा। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में पैसा लगाएगा। एक होता है मल्टी फैक्टर्स फंड। अभी 2 एनएफओ निकला है, मानी कई सारे कंपनी जो है एनएफओ निकाला है, मल्टी फैक्टर्स फंड। वो कई सारे जो फैक्टर्स को देखते हुए पैसा लगाते हैं मार्केट्स में, जो कि किस समय कौन सा जो है एसेट्स काम कर रहा है, उस हिसाब से वो उसमें पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट। अब हमारा काम क्या होता है कि हम आपके नीड्स को समझते हैं। आप कम दिनों के लिए, एक दिन के लिए पैसा लगा रहे हो, आप 5 साल के लिए पैसा लगा रहे हो, या आप लॉन्ग टर्म के रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पैसा लगा रहे हो। ठीक है, आपका एज क्या है, आपका लिएबिलिटी क्या है। लिएबिलिटी मतलब होगा कि आपको कितने सारे, आपके ऊपर फैमिली मेंबर्स कितने हैं, वो कितने डिपेंडेंट्स हैं आपके ऊपर, या आप फ्यूचर में आपके ऊपर मतलब क्या आपका ग्रोथ हो सकता है, आपके जो जो काम कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, तो आपका क्या आपके ऊपर लिएबिलिटी या क्या आपका ग्रोथ होगा। इस सब कुछ को देखते हुए या आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आप बिजनेस करना चाहते हो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मान लो आप सैलरीड पर्सन हो, आप कुछ दिन बाद बिजनेस करना चाहते हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको एसेट्स बनाने हैं, आप उसके हिसाब से आपको समझो कि जो एक अच्छा कॉर्पस डेवलप करना है, या आप चाहते हो कि हमें टैक्स सेविंग करना है। ठीक है, एक चीज और मैं मेंशन करना चाह रहा हूं, एक फंड्स होता है टैक्स सेविंग के लिए भी। टैक्स को बचाने के लिए। हाँ, टैक्स जो सेविंग के टैक्स हम लिए। सारा चीज में लगता है वो टैक्स बच भी सकता है। हाँ, वो कैसे? आप देखो, टैक्स सेविंग पे हम 2 तरह से आपको गाइड करेंगे। म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं ना, 2 तरह से टैक्स सेविंग पे काम करते हैं। एक होता है कि ईएलएसएस फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अगर उसमें आप फंड्स, उस फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें 3 साल का लॉकिंग होता है, और वो अंडर 80C आपको 1.5 लाख का उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, जो आपको टैक्स सेविंग में बेनिफिट देता है। तो पहला तो टैक्स सेविंग का हो गया ये। दूसरा क्या होता है कि मान लो आपने टैक्स सेविंग में आपने इन्वेस्ट किया, टैक्स सेविंग फंड्स में आपने नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, तो उसका जो रिटर्न आएगा, उस रिटर्न पे कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स लाइक एफडी से हम कंपेयर करते हैं, तो एफडी में आपको मान लो 30% के आप इसमें हो, टैक्स ब्रैकेट में हो, तो आपको 30% उसके रिटर्न पे टैक्स देना पड़ेगा। बट म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि 1 लाख आज के डेट में, भविष्य में क्या चेंज होगा नोबडी नोज, बट आज के डेट में आपको 1,25,000 पे कोई टैक्स नहीं देना। जो रिटर्न आता है उस पे 1,25,000 पे कोई टैक्स नहीं देना है। बट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उस पे 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कहाँ 30% और कहाँ सिर्फ 12.5%। और दूसरा जो डेट फंड पे अगर जो पैसा आता है, सॉरी डेट फंड पे नहीं, जो शॉर्ट टर्म में आप यदि जो इक्विटी को बेचते हो, म्यूचुअल फंड्स को बेचते हो या शेयर्स को बेचते हो, उस पे यानी 1 साल से पहले उस पे आपको 20% का टैक्स देना पड़ता है। उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। हाँ, और बताओ, और कोई क्वेश्चन है आपके पास? मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि अब मुझे अपना गोल पूरा करना है, मेरे पर कोई डिपेंडेंट नहीं है, मेरे होने तक फर्क पड़ेगा नहीं, बट मुझे अपने अपने लिए कोई पीसी बिल्ड करना है, अपने लिए मुझे बाइक लेना है, गाड़ी लेना है, उस सब चीज़ों को लेने का क्या सही टाइम है? क्योंकि मुझे चाहता हूँ अभी मिल जाए सारा कुछ, या अभी लूंगा तो मुझे लोन लेना पड़ेगा। क्या लोन लेना ज़्यादा ठीक रहता है, या सेविंग कर कर कैश में लेना ज़्यादा सही रहता है? उसमें मैं कुछ बिल्डअप भी कर लूँ अपने आप को। मुझे अभी चाहिए या बाद में लेना? आप मुझे वो डिफरेंस बताओ कि कल का किसी को पता नहीं है, कल क्या होगा। तो सेविंग से लोग डरते भी हैं कि कल को मुझे पता नहीं, कल जिंदा भी रहूंगा नहीं रहूंगा। लोग आज लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक्सेलेंट, रियली ये क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल है, और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप जो है ना मेन लाइन में लगा देना, जो मैं बताने जा रहा हूं। मैंने देखा है कि बहुत सारे बिजनेसमैन 4-4 करोड़ का लोन ले लेता है, 2-2 करोड़ का लोन लेता है, 10-8 करोड़ का लोन लेता है। वो इसलिए लोन लेता है क्योंकि वो अब समय रहते हुए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करता है, और वो बिजनेसमैन ये समझता है कि
हमें तो अपने बिजनेस में ही पैसा लगाना है, हमारा हम सेविंग क्यों करें, हम पैसा इन्वेस्ट क्यों करें। लेकिन मैंने देखा है वो लोन में ट्रैप होकर के 4 साल 5 साल बाद या 10 साल बाद उसकी बिजनेस, लोन के कारण उसका बिजनेस डूब जाता है। वो अपने घर के अगेंस्ट लोन ले लेता है, अपने बिजनेस के अगेंस्ट लोन लेता है, लेकिन उसे समय रहते वो तैयारी नहीं करता है। तो लोन एक ऐसा चीज है जहां पे बैंकर्स आपको कंट्रोल करता है थ्रू ईएमआई और लोन। और अपने समय रहते हुए अगर आपने छोटा सा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर लिया, म्यूचुअल फंड्स का प्लानिंग कर लिया, तो उसको आप कंट्रोल करोगे। यानी म्यूचुअल फंड्स एसआईपी इज कंट्रोल बाय यू एंड लोन इज कंट्रोल, यू आर इन केस ऑफ लोन यू आर कंट्रोल बाय बैंकर्स। अगर आपने समय पे लोन नहीं चुकाया तो बैंकर्स आपके बिजनेस को जब्त कर सकता है, आपके गाड़ी को जब्त कर सकता है, आपको घर पे वो कब्जा कर सकता है, यानी आपके लाइफ को हॉरिबल बना सकता है। वेरी रिस्की। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा जितने भी बिजनेसमैन हो या सर्विसमैन हो या एनीवन, उनको इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए और उनको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। उनको पैसिव इनकम जनरेट करना ही चाहिए। वो ये सोचते हैं कि हमें अभी पूरा ब्लड है, मैं अभी पूरा मेरा दिमाग काम कर रहा है, मुझे इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता है भविष्य में उनके साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है, उनके बिजनेस में भी कुछ मिस हैपनिंग हो सकता है, या उनके फैमिली के साथ कुछ ऐसा अनसर्टेनिटी हो सकती है, पैसे की मेरी जरूरत पड़ सकती है, तो वो इस चीज की प्लानिंग नहीं करते हैं। लेकिन उस जगह पे अगर जो भी बिजनेसमैन, जो भी सैलरीड पर्सन अगर इस चीज की प्लानिंग अगर टाइम रहते कर लेता है, तो उनको साथ के साथ एक इन्वेस्टमेंट बैकअप भी मिल जाता है, मतलब एक्सपेंस के लिए बैकअप भी मिल जाता है म्यूचुअल फंड से, और साथ ही साथ उनका अगर मान लो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उनका एक वेल्थ क्रिएशन भी हो जाता है। तो आदित्य मैं ये समझाना चाहूंगा कि देखो, सबसे पहले कोई भी इंसान है, मान लो आप यंगस्टर हो अभी 20-22 साल में, अभी बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे होते हैं कि 20 उस पीरियड में उनको नई नई जॉब लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो सेविंग करना है, जो सबसे पहले दिमाग में आता है कि हमारा इनकम शुरू हो गया तो हमें टैक्स प्लानिंग करनी है, राइट। अभी मेरे एक फ्रेंड ने अपने बच्चे का जो है, उनका भी लड़का 22 साल करीब है, तो उनकी जॉब लगी है, उनकी 1 लाख की सैलरी है, तो उसने मेरे पास डॉक्यूमेंट भेजा है उनकी टैक्स फाइलिंग करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले उनको टैक्स प्लानिंग करनी है, यानी उनको ईएलएसएस फंड में सबसे पहले उनको इन्वेस्ट करना है, सो दैट कि 80C में वो अपना 1.5 लाख का इन्वेस्ट कर सके, चाहे वो लमसम में, चाहे वो एसआईपी के थ्रू, जो एसआईपी के थ्रू आपका करीब 10 से 12 हजार रुपया पर मंथ वो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले उनको टैक्स प्लानिंग होना चाहिए, जिससे कि वो टैक्स प्लानिंग कर ले। दूसरा मैं उनको ये भी बताऊंगा, जो यंगस्टर्स हैं वो जरूर अपना एक टर्म प्लान कर ले और साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी ले ले। टर्म प्लान इसलिए जरूरी है क्योंकि वो यंगस्टर्स है, कम एज में है, तो उनको टर्म का जो प्रीमियम आएगा वो बहुत ही कम आएगा, ठीक है, और वो लाइफ टाइम उसके लिए, फैमिली के लिए एक सेफ गार्ड रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है कि वो समय रहते हुए अगर मान लो उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हेल्थ का इशू होता है, तो उनको अपना म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो उनका वहां पे पैसा निकालना नहीं पड़ेगा, और उनको मेडिकल फैसिलिटी, फ्री मेडिकल सर्विस में अच्छे लेवल के सर्विसेज मिल जाएगा, जिससे क्या उनका हेल्थ भी ठीक हो सकता है और साथ ही हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। मेरा यही सवाल था कि आपको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए या इंश्योरेंस, जो आपको बोलो मिस हैपनिंग होता है, हाँ हाँ, तो उस चीज के लिए तो इंश्योरेंस भी है। एग्जैक्टली, तो इंश्योरेंस इंश्योरेंस क्या के लिए, जाए या म्यूचुअल फंड में क्या जाए, या दोनों में करना है तो कितना कितना परसेंटेज करना चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल सही है, मैंने यही चीज बोला। इंश्योरेंस में जहां तक मैंने बोला, इंश्योरेंस के लिए सबसे बेस्ट जो है, आप अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो हमारे थ्रू, या हम जो किसी को गाइड करते हैं या हम किसी को हेल्प करते हैं इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो हम यही बताते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो अब आपने एक क्वेश्चन पूछा था अभी लाइफ गोल्स के लिए, लाइफ गोल्स के लिए, तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि आपको टैक्स प्लानिंग करना है, ठीक है। दूसरा होता है रिटायरमेंट प्लानिंग, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है, आपके बच्चे नहीं है अभी, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हमें सबसे पहले एक जो है रिटायरमेंट प्लानिंग, हम इसलिए बोल रहे हैं सेकेंड नंबर पे, क्योंकि रिटायरमेंट एक ऐसा चीज है कि हमारा 60 साल के एज पे होगा, राइट। अभी हो आप 20 साल के, तो आपके पास कम से कम 40 साल बचा हुआ है, 22 साल के, मतलब 35 से 40 साल लोगों को बचा रहता है। तो म्यूचुअल फंड्स का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कंपाउंडिंग बेनिफिट्स, जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होता है। यानी आपको ये बता दूं मैं कि अगर आप 2000 का भी एसआईपी रिटायरमेंट के लिए रख लेते हो, तो 2000 का एसआईपी अगर 20 साल में लेते हो तो ये बन जाता है 40 लाख।
लेकिन 30 साल में बन जाएगा 1 करोड़। 1 करोड़ सीधा, 40 साल डबल। में ये कम से कम 10 से 12 करोड़ बन जाएगा। वेरी नाइस। यानी आप अगर सिर्फ 2000 के एसआईपी से अपने रिटायरमेंट पे 10 से 12 करोड़ बना सकते हो। यानी इसको जस्ट अगर मल्टीप्लाई करो तो ये मान के चलो कि एक सेकंड मैंने यहां पे मतलब बनाया था 10 से 12 कि करोड़ बन 5000 का जाएगा। अगर आप एसआईपी करते हो तो 5000 का एसआईपी करते हो तो आप अपने 40 साल बाद आपको करीब मिल जाएगा 27 करोड़। अगर आप 5000 का अगर आपने रिटायरमेंट कर लिया, रिटायरमेंट प्लानिंग कर लिया, तो आपको मिल जाएगा 27 करोड़। यानी आप देखो, एक चीज ध्यान रखना, हमने इतना सारा डिस्कशन कर लिया लेकिन इन्फ्लेशन के बारे में बात नहीं किया। तो इन्फ्लुएंसर भी तो ये बोलने इन्फ्लेशन जो वाला था है, आपको। अभी मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आपने गोल प्लानिंग किया, आप सोचोगे 27 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है। 40 साल बाद आपका जो 27 करोड़ हो सकता है उसका वैल्यू बहुत कम होगा ड्यू टू इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आपको इन्फ्लेशन को भी ध्यान रखना है। इन्फ्लेशन जो है 7-8% रहेगा ही रहेगा। हमारा म्यूचुअल फंड का रिटर्न 18% से 15 से 18% होता है। ठीक है, आप अगर एफडी के थ्रू आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो वहां पे 6-7% रिटर्न होगा। इंश्योरेंस के थ्रू करते हो तो वहां भी 6-7% का रिटर्न है। तो आपका महंगाई और आपकी ग्रोथ दोनों इक्वली जाएगा, मतलब आपके ऊपर कोई महंगाई से बीट नहीं कर सकते, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर। इसीलिए म्यूचुअल फंड से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमारा म्यूचुअल फंड के थ्रू होना चाहिए जिससे कि इजीली वो महंगाई को बीट कर सके और अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सके। तीसरा होता है आपके जैसे इन्वेस्टर्स की हमें कार खरीदना है। तो मेरा ये कहना है कि लोग, बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि जैसे जॉब लगी वो कार और बाइक खरीद लेता है, लेकिन मेरा उनके लिए सजेशन नहीं होता है। कम से कम 4 से 5 साल उनको वेट करना चाहिए अपने कार खरीदने के लिए। और 60% कार, जो भी वो कार खरीदे उसका 60% जो पेमेंट है अपने पॉकेट से निकालना चाहिए, अपने वेल्थ प्लानिंग से निकालना चाहिए। और उन्हें ज्यादा जल्दी है तो, अदरवाइज वो तो 100% जब अपना पैसा बन जाए तभी खरीदना चाहिए। फिर भी अगर लोन लेना चाहते हैं तो लोन सिर्फ 40% से ज्यादा उन्हें लोन लेना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी से अगर आप कार खरीदना चाहते हो तो अभी से आप 5000 10,000, वो आपको कैलकुलेटर पे देख करके मैं बताऊंगा कि आप कौन सा कार लेने का आपका ड्रीम कार है और कितना पैसा आपको लगाना चाहिए, जिससे 60% आपके थ्रू आ जाए और 30-40% आप बाहर से परचेज करो। अगर आपको घर खरीदना है तो घर का बजट आज क्या है और आज से मान लो 10 साल बाद अगर घर खरीदना है तो उसका बजट क्या होगा, उसके लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारा चीज मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको पर्सनली एक मीटिंग प्लान करना पड़ेगा, या किसी को भी उसके लिए पर्सनली मीटिंग करना पड़ेगा। या आपको मान लो किसी बिजनेस के लिए कॉर्पस करना है तो उसके लिए, या मान लो कोई मैरिड पर्सन है, उनके बच्चे के लिए हायर एजुकेशन है या उनके बच्चे के मैरिज एक्सपेंसेस है, उसके लिए उन्हें हमसे पर्सनली मिलना पड़ेगा। फिर उनको हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि क्या कितना पैसा उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, बच्चे का एज क्या है, ये सारा चीज इस तरह से हम गोल प्लानिंग करते हैं। ठीक है, और तो बताओ। मेरा ये सवाल है कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने डरते क्यों हैं और लोग करते क्यों नहीं हैं? क्योंकि जब म्यूचुअल फंड इतना अच्छा है, इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो लोग क्यों बोलते हैं कि हाँ म्यूचुअल फंड में भी लॉस हो जाएगा, म्यूचुअल फंड में भी लोग डरते हैं इन्वेस्ट करने से। ये सब चीज, ये सब का डर है या आप बता नहीं रहे? मैं जानना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड इतना सही है तो लोग म्यूचुअल फंड में ना जाकर स्टॉक मार्केट की तरफ, इंट्राडे की तरफ क्यों जाते हैं? देखो, इसमें लैक ऑफ अवेयरनेस सबसे पहला जो कारण है। लैक ऑफ अवेयरनेस, जानकारी की कमी है, जिस कारण से लोग म्यूचुअल फंड्स की तरफ नहीं आते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं देख रहा हूं कि पिछले 10 साल से 12 साल से जो है इसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस दिया जा रहा है। टीवी पे भी हर हमेशा एडवर्टाइजमेंट आती है म्यूचुअल फंड से ही है। हमारे जो स्टार फुटबॉल क्रिकेट प्लेयर्स हैं, सचिन तेंदुलकर जी या विराट कोहली जी, महेंद्र सिंह धोनी, ये भी जो है इस बारे में बताते हैं। इस बारे में भी बताते हैं कि म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करना है तो आपको करना यही है कि जो भी जानते हैं वो अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और साथ में लोगों को भी इस म्यूचुअल फंड्स में एक एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि उनको जो रिस्क का जो इशू है वो खत्म हो जाएगा। होता क्या कि म्यूचुअल फंड का पैसा मार्केट में ही जाता है। ठीक है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी आती है, अप्स एंड डाउन होता है, तो इस कारण से थोड़ा सा उनको फियर जोन में चले जाते हैं और मार्केट की जानकारी नहीं होती है, उनको पता नहीं होता है कौन सा फंड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जिस कारण से वो पैसा एग्जिट कर लेते हैं वहां से, खुद के एक्सपेरिमेंट के कारण। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर वो एक्सपर्ट के गाइडेंस में करेंगे तो अच्छा रिटर्न वो जनरेट कर पाएंगे और बंधे रहेंगे म्यूचुअल फंड से, और उनका एक भविष्य में एक अच्छा रिटर्न आएगा। हालांकि जो ब्रोकर, जो भी गाइड का होता है, जो भी एडवाइजर का चार्ज बहुत ही कम होता है, बट अगर वो बंदा, अगर यदि वो इन्वेस्टर अगर यदि टाइम से पहले पैसा निकाल ले या उनको अच्छा रिटर्न नहीं बना तो उसमें बहुत बड़ा लॉस होता है। इसलिए एडवाइजर का फीस उनके लॉस से बहुत ही कम होता है।
इसीलिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि वो कभी भी अगर पैसे की बात है और जिसका रिजल्ट 2 4 10 साल में आने वाला है तो एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही काम करें। मेरा आखिरी सवाल ये है कि सबसे अच्छा टाइम किसी को भी इन्वेस्ट करने का क्या होता है? मतलब सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपको कब करना चाहिए और कितने देर तक करना चाहिए? मतलब कब तक करना चाहिए इन्वेस्टमेंट? मतलब स्टार्टिंग ऑफ टाइम और कब तक ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? बेस्ट टाइमिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। बेस्ट टाइमिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इज टुडे। आपने एक चीज ये भी पता होगा कि जब जागो तभी सवेरा, एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यस ऑफ कोर्स। जो म्यूचुअल फंड जो होता है वो स्लो चलता है बट वो सबसे ज्यादा रिटर्न दे, सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन करने में सबसे हाई लेवल पे है। ठीक है, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो म्यूचुअल फंड स्लो एंड स्टडी चलता है और सबसे अच्छा वेल्थ क्रिएट करता है। दूसरा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिनका 50 साल हो गया है, जो इवन 60 साल के हैं बट उन्हें म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं जानकारी है, तो उनको हम आज इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए तो समझो कि वरदान है, उनको तो फर्स्ट सैलरी पे ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, हमारे बहुत सारे इवन इन्वेस्टर्स हैं जो मुझे पर्सनली बुला करके अपने बच्चों का फर्स्ट सैलरी पे ही बोला कि अगले महीने से इनका सैलरी आना है, आप इनका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर दो। इट इज वेरी नाइस। ठीक है, ये मैं 2017 से मैं कर रहा हूँ। और वो जो लड़का, मैं नाम नहीं ले सकता, वो बच्चा अभी बीएसबीसा में जॉब कर रहा है। ठीक है, तो समझ सकते हो कि अगर पेरेंट्स अगर अवेयर हैं तो उनके बच्चे का अच्छा भविष्य का वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। तो मैं यही बताऊंगा सबसे पहला कि जो टुडे इज द बेस्ट डे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, एंड म्यूचुअल फंड्स जितना ज्यादा दिन तक रहेगा वो वेल्थ क्रिएट करता ही रहेगा, वेल्थ क्रिएशन होता ही रहेगा। सो देयर इज नो एंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स को, आप उससे हमेशा इन्वेस्टेड ही रहे आप म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, तो गाइस हम यहाँ पर हमें ये पता चला है कि म्यूचुअल फंड सही क्यों है और क्या म्यूचुअल फंड हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपको भी समझ आ ही गया होगा कि म्यूचुअल फंड हमारी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है एंड आप लाइफ में क्या क्या और म्यूचुअल फंड से अपना गोल भी अचीव कर सकते हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो मेरा कहना लास्ट बस यही है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी रहना है तो यहाँ पर मेरा नंबर, इनका नंबर आ रहा होगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, इनकी कंपनी का भी, इनका वेबसाइट लिंक भी होगा, आप उधर से भी कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए 24/7 आपका ये अवेलेबल है आपके लिए। आपको कभी भी कहीं भी डाउट होता है, किसी भी कहीं भी दिक्कत आता है, आपको वहीं पे सारी जगह समझाएंगे। शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म करना है, कब से करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, ये सारा दिक्कत का सोल्यूशन एक ही है, एक एक्सपर्ट एडवाइजर जो आपकी ज़रूरत है। लोगों को लगता है कि हम एडवाइजरी करेंगे और हम खुद ही सह रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। मनी इज अलग गेम, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, वो एक एक्सपर्ट एडवाइजर का काम है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको नॉलेजेबल लगा, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।